लिंक शेयर नहीं है, क्लास के बाद में कर देंगे। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो ऑडिबल है, एक बार बता दो। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो STL1 तुम्हें पढ़ाया था अभय सर ने, तो उसके अंदर तुम्हें देखा था वेक्टर्स तक पढ़ा लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे सेट से। तो सेट होता क्या है? सेट पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब इसका यूज करके तुम काफी सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली बना दोगे। जो जितनी तुम्हारी अभी नॉलेज है उस हिसाब से जैसे तुम क्वेश्चंस बनाते हो उससे बहुत जल्दी तुम सेट को यूज करके बना दोगे। तो देखते हैं सेट होता क्या है। एक STL का ही कंटेनर है। सबसे पहले तो STL एक कंटेनर है जिसके अंदर अपन एलिमेंट्स डालते हैं और वो केवल यूनिक एलिमेंट्स रखता है। मतलब तुमने उसके अंदर 1 डाला, फिर 2 डाला और वापस 1 डाल दिया, तो उसके अंदर केवल 1 और 2 ही यही एलिमेंट रहेंगे। 1 1 2 ये नहीं होंगे, मतलब यूनिक एलिमेंट्स रहेंगे और शॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, एक तो यूनिक एलिमेंट्स रहते हैं और शॉर्टेड ऑर्डर में रहते हैं। तो इसका अपन थोड़ा सा डिक्लेरेशन और वो सब देखते हैं VS कोड पे। सबसे पहले तो सेट को अपन डिक्लेयर कैसे करते हैं। सेट लिखते हैं और उसके बाद में अपन लिखते हैं कि उसके अंदर आप किस चीज को स्टोर कराना चाहते हो। जो चीज स्टोर करा रहे हो उसका डाटा टाइप क्या है, इंट या स्ट्रिंग या फिर पेयर, क्या तुम स्टोर करा रहे हो। कोई भी चीज करा सकते हो तुम। सबसे नॉर्मली तो मैं सेट ऑफ इंटीजर बना के एक दिखाता हूँ और इसको नाम दे देते हैं एस। सेट ऑफ कोई वेक्टर भी हो सकता है, सेट ऑफ स्ट्रिंग भी हो सकता है, सेट ऑफ सेट भी हो सकता है। इन सब चीजों को अपन कहते हैं नेस्टेड, वो अपन आगे देखेंगे। पहले अपन नॉर्मल रखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर बना रहे हैं। अब इस सेट में अपन इंसर्ट कैसे करेंगे एलिमेंट्स, ये देखते हैं। अपन को इंटीजर्स इंसर्ट करने हैं, तो इसके लिए नॉर्मल सा होता है एस डॉट इंसर्ट और ब्रैकेट में जो भी इंटीजर तुम्हें इंसर्ट करना है, जैसे 1 या एस डॉट इंसर्ट 2, एस डॉट इंसर्ट 3। तो डिक्लेरेशन अपन ने देख लिया कैसे करते हैं। उसके बाद में इंसर्ट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अब जब अपन को इस सेट को प्रिंट कराना है या फिर इस सेट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेंगे। उसको करने के दो तरीके होते हैं, दिखाता हूँ। सबसे पहले होता है एक आइटरेटिव, मतलब सेट के ऊपर पूरा अपन आइट्रेशन चला दें कि फॉर ऑटो एक्स और कोलन एस एक्स। ये बताता हूँ ये फॉर लूप क्या करता है। अब मान लो अपन ने इसके अंदर 3 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए और मेरे को पूरे सेट को प्रिंट कराना है, तो मैं पहले फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप होगा तुम्हारा, ऑटो को 1 मिनट रहने देता हूँ, इंट एक्स जो कि एस। ये फॉर लूप क्या करेगा कि तुम्हारा एस जो कंटेनर होता है उसके अंदर स्टार्टिंग से लास्ट तक जाता है और उसको एक्स के अंदर स्टोर करता जाता है। मतलब जो तुमने पहले देखा था इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, वो क्या करता था, आई को 1 से लेके 0 से लेके n-1 तक चलाता था। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है, ये उस सेट के हर एलिमेंट पे एक एक करके आइटरेट करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। हाँ, तो ये देखो 1 2 3 तुम्हारे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब मान लो जो मैंने यूनिक प्रॉपर्टीज की बताई थी, एस डॉट इंसर्ट में इसमें वापस से कर दूं 2, तो 2 क्या 2 बार आएगा, तो उसका जवाब है नहीं आएगा, क्योंकि ये यूनिक एलिमेंट्स को रखता है। 3 ही एलिमेंट्स इसके अंदर है 2। अब ये होगी पहली प्रॉपर्टी कि यूनिक एलिमेंट्स इसके अंदर रहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये हमेशा सॉर्टेड रहता है। अब इसमें तो मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट किया तो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट भी हो रहा है। मान लो मैं इसको थोड़ा सा अनसॉर्टेड ऑर्डर में कर दूं, पहले 1 फिर 3 फिर 2, तो अब क्या प्रिंट होगा। तो अभी भी ये 1 2 3 प्रिंट कर रहा है, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे। ये सेट की प्रॉपर्टी है और हमेशा कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रहेगा। ये दो प्रॉपर्टीज है इसकी।
set declaration inserting into sets over set। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आइटरेशन का अपन ने एक तरीका देख लिया, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है कि अपन बाय यूज़ ऑफ आइटरेटर करें। तो इसको थोड़ा-सा हो सकता है टफ पड़े, तो इसको आराम-आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एस डॉट बिगिन करूँगा, तो ये चीज़ तुम्हें पॉइंट करेगी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट। जो सेट में फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसको ये पॉइंट करेगा। अगर मैं एस डॉट एंड करूँगा, तो ये चीज़ तुम्हारे लास्ट एलिमेंट से भी एक आगे वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगी। मतलब मान लेते हैं कि तुम्हारा सेट है ये 1, 3, 5, 6, 8, 9। अगर मैं एस डॉट बिगिन करूँगा, तो वो इस 1 को पॉइंट करेगा, इसकी पोजीशन को। और अगर मैं एस डॉट एंड करूँगा, तो वो इस 9 को पॉइंट नहीं करेगा, इस 9 के आगे जो पोजीशन है, इस पोजीशन को पॉइंट करेगा मतलब। ठीक है? अब इन दोनों को यूज़ करके अपन प्रिंट कैसे करा सकते हैं? तो देखते हैं। फॉर ऑटो आईटी आइटरेटर स्टार्ट करेंगे उसको अपन एस डॉट बिगिन से, आईटी नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड करेंगे और आईटी प्लस प्लस करेंगे। अब ये कर क्या रहा है देखते हैं। सबसे पहले आईटी आइटरेटर डिक्लेयर हो रहा है, जो तुम्हारे एस डॉट बिगिन से इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब इस 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। उसके बाद में हम आईटी को हर आइटरेशन के बाद प्लस प्लस करते जा रहे हैं, मतलब पहले वो 1 पे रहेगा, फिर 3, देन 5, देन 6, देन 8, देन 9 और उसके बाद में लास्ट में वो एस डॉट एंड पे पहुंच जाएगा। तो जब वो एस डॉट एंड पे पहुंच जाएगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप टूट जाएगा। तो इसके लिए अपन प्रिंट करा के देख लेते हैं। अब इसके अंदर ये जो आईटी है, ये वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअली में आइटरेटर है। आइटरेटर को जब अपन आइटरेटर की वैल्यू प्रिंट करानी होती है, तो उसके आगे अपन स्टार लगाते हैं, स्टार आईटी। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 आना चाहिए। हाँ, तो ये देखो 1 2 3 आ रहा है। तो ये 2 तरीके हैं जिसके तरीके से तुम पूरे उसको प्रिंट करा सकते हो सेट को। तुम्हारा मर्ज़ी है कि तुम किसी से भी प्रिंट कराओ इसको। इसमें लिख देता हूँ आइटरेटिव यूजिंग आइटरेटर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई, मतलब सेट में अपन इंसर्ट करें, डिक्लेयर करें और उसमें आइटरेट करें। लेकिन एक्चुअल में काम कहाँ पे आता है? काम यहाँ पे आता है जब अपन को किसी चीज़ में सर्च करना होता है सेट में। तो वो इन जनरल अगर तुम सर्च करोगे किसी भी चीज़ में, जैसे मान लो तुमने कुछ एरे बनाई जो कि अनसॉर्टेड है, अगर तुम उसमें सर्च करोगे तो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n। अगर तुम सर्च करोगे, अगर वो सॉर्टेड है तो तुम बाइनरी सर्च लगा के उसमें वो भी log n होगी, लेकिन उसमें ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तुम इंसर्ट भी log n में कर सकते हो और तुम उसके अंदर सर्च भी log n में कर सकते हो। तो जब तुमको मान लो तुम्हें सर्च करना है, तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन होता है s डॉट फाइंड x। अगर x प्रेजेंट है उसके अंदर, तो ये जो चीज़ है वो आइटरेटर रिटर्न करती है उस प्लेस की जहाँ पे वो x है। और अगर x प्रेजेंट नहीं है, तो ये चीज़ s डॉट एंड को रिटर्न कर देगी तुम्हारे। जैसे मान लेते हैं ये इंसर्ट करते हैं अपन सारी चीज़ें। अब मेरे को फाइंड करना है कि इस सेट के अंदर क्या 2 प्रेजेंट है। तो मैं कंडीशन क्या लिखूंगा उस पर गौर करना। एस डॉट फाइंड 2 अगर इक्वल टू नॉट एस डॉट एंड के है, मतलब एस डॉट फाइंड 2 अगर तुम्हारे एस डॉट एंड के इक्वल नहीं है, मतलब वो प्रेजेंट है सेट के अंदर, तो अपन लिख देंगे कि यस इट इज प्रेजेंट, एल्स नॉट प्रेजेंट।
तो देखते हैं फिर। नॉट प्रेजेंट आ गया यहाँ पे, 2 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। और मान लेते हैं कोई दूसरा एलिमेंट, जैसे 8 फाइंड आउट करते हैं अपन, तो क्या 8 प्रेजेंट है? देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट आ गया है। तो इस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n, एस डॉट फाइंड की। तो यही इसका बेनिफिट है कि ये तुम्हें फाइंड log n में करके दे देता है, इसलिए अपन इसको डाटा स्ट्रक्चर को यूज में लेते हैं। देन एस डॉट फाइंड देख लिया। अब अपन को करना है, डिलीट करना है सेट से। तो डिलीट करने के भी अपने पास 2 तरीके होते हैं। पहला है एस डॉट इरेज, अपन उसके अंदर वैल्यू डाल दें। वैल्यू बोले तो मतलब कि तुम्हें अगर 2 इरेज करना है तो तुमने किया एस डॉट इरेज 2। उससे क्या होगा, 2 जहाँ पे होगा सेट के अंदर वो डिलीट हो जाएगा। इस वैल्यू की जगह तुम आइटरेटर भी डाल सकते हो, एस डॉट इरेज आइटरेटर। आइटरेटर उस जगह को पॉइंट करता हुआ जिस जगह पे वो वैल्यू स्टोरेज जो तुम्हें डिलीट करनी है। जैसे मान लेते हैं, इसको कमेंट आउट करता हूं मैं। तो मेरे को डिलीट करना है इसके अंदर से 0, तो एस डॉट इरेज मैंने 0 कर दिया, सिंपली बाय वैल्यू किया है। तो आगे देखो, इसके अंदर ये जो प्रिंट हो रहा है इसके अंदर 0 कहीं नहीं है, मतलब 0 डिलीट हो चुका है। अब मान लो तुम्हें एस डॉट इरेज करना है कोई आइटरेटर। आइटरेटर में मान लेता हूँ एस डॉट बिगिन को ही मेरे को इरेज करना है। तो इसके अंदर एस डॉट बिगिन है तुम्हारा -6, तो प्रैक्टिकली -6 डिलीट हो जाना चाहिए इसके बाद से। तो ये देखो, तुम इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि एस डॉट इरेज में तुम वैल्यू भी डाल सकते हो और तुम्हारा आइटरेटर भी डाल सकते हो, दोनों में से दोनों चीजें चल जाएगी। अब एस डॉट क्लियर का यूज करना देखो, अगर तुमने एस डॉट क्लियर कर दिया, एस डॉट क्लियर, तो ये क्या करेगा, तुम्हारे पूरे सेट में जितनी भी वैल्यूज है सबको क्लियर कर देगा, एक भी वैल्यू को नहीं छोड़ेगा इसके अंदर। और तुम्हारे यहाँ पे एम्प्टी प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगी, कुछ भी वैल्यूज। तो ये चीज तुम्हें क्या करती है, इरेज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हाँ, और ये इरेज इरेज सर्च की तरह ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, जो कि है log n। और n क्या है, यहाँ पे n है तुम्हारी सेट की साइज। ठीक है। अब इसके अंदर 2 फंक्शंस आते हैं अपने, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो देखो, मान लो तुम्हारा कोई सेट है, यही सेट ले लेते हैं। इस सेट में वैल्यूज कैसे अरेंज होगी, सबसे पहले -6, देन -5, देन 0, देन 1, देन 8। अगर मैं इसमें लोअर बाउंड फंक्शन लगाऊं 2 के ऊपर, तो वो तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, वो तुम्हें रिटर्न करेगा पहला ऐसा एलिमेंट जो कि तुम्हारा 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है। मतलब मैं अगर इसमें लोअर बाउंड लगाऊं 2, तो ये मेरे को रिटर्न करेगा 8, पहला ऐसा एलिमेंट जो 2 से बड़ा है या 2 के इक्वल है। अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट भी होता तो वो तुम्हें रिटर्न करता है ये 2, 2 का आइटरेटर। ठीक है। तो लोअर बाउंड का मतलब है ऐसा एलिमेंट जो उससे बड़ा है या उसके इक्वल है। लेकिन अपर बाउंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले लोअर बाउंड अप्लाई करके देखते हैं। मैं एक ऑटो आइटरेटर बनाता हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ एस डॉट लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड में लगा रहा हूँ 2 के ऊपर। उसके बाद में मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ। अभी ये वाले इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे लोअर बाउंड की डेफिनेशन के हिसाब से 8 प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखो 8 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूं, मतलब एस डॉट इंसर्ट 2 भी कर देते अपन, सेट में अपने 2 होता, तो वो 2 को ही सर्च करके तुम्हें दे देता, 8 में नहीं जाता।
यहाँ पे 2 आ गया है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लोअर बाउंड। अब देखते हैं अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये एक चीज़ करता है कि मान लो मैंने 2 सर्च किया, तो ये ऐसा पहला एलिमेंट को मेरे को रिटर्न करेगा जो 2 से बड़ा हो, स्ट्रिक्टली बड़ा हो। लोअर बाउंड में क्या था, जो 2 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो, लेकिन ये तुम्हें रिटर्न करेगा जो 2 से स्ट्रिक्टली बड़ा हो। तो इसको भी करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे अपने सेट में 2 प्रेजेंट है, पर फिर भी ये 2 रिटर्न नहीं करेगा, ये 8 रिटर्न करेगा, क्योंकि लोअर बाउंड की डेफिनेशन ही है कि उससे बड़ा हो 2 से। लोअर बाउंड नहीं, अपर बाउंड आएगा यहाँ पे 8, ठीक है। अब लोअर बाउंड अपर बाउंड यूज कहाँ पे आएंगे, ये अपन आगे थोड़े क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर देखेंगे, तब तुम्हें प्रैक्टिकली पता चलेगा कि हाँ लोअर बाउंड यहाँ पे यूज आ रहा है और अपर बाउंड यहाँ पे यूज आ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे तुम इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो। रिटर्न्स द इटरेटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेट which has value greater than or equal to x. If no such value is present, then it will return s dot end. Obviously मान लो ऐसी कोई वैल्यू प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब तुम 2 सर्च कर रहे हो लेकिन 2 या उससे बड़ी कोई वैल्यू प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब सारी वैल्यूज 2 से छोटी है, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे s डॉट एंड को रिटर्न करा देगा। ऐसे ही तुम्हारे अपर बाउंड में भी लगता है, रिटर्न द इटरेटर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेट विच हैज वैल्यू ग्रेटर देन एक्स, और ऐसी कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो वो एस डॉट एंड को रिटर्न करा देगा तुम्हारे। अब यहाँ पे एक कंडीशन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लो तुमने आइटरेटर यहाँ पे डिफाइन कर दिया एस डॉट, यहाँ पे एक दिक्कत है कि मान लो ये तुमने ऑटो आइटरेटर डिफाइन कर दिया 2, और यहाँ पे तुम्हारे 2 है ही नहीं और 2 से बड़े भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो IT तुम्हारे प्रैक्टिकली एस डॉट एंड को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे तुम्हें एक चेक डालना जरूरी है कि इफ IT इज नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, तो ही तुम इस कंडीशन को प्रिंट करा सकते हो, नहीं तो तुम एस डॉट एंड की वैल्यू को प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि वो सेट से बाहर की वैल्यू होती है। एल्स हाँ, अगर मान लेते हैं, जैसे तुम्हें एरर में बता देता हूँ, अगर तुम्हारे 2 होता ही नहीं, यहाँ पे 2 मैंने इंसर्ट नहीं किया, 8 भी इंसर्ट नहीं किया, और मैं डायरेक्ट बस ये निकाल के उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हारे ये चलेगा नहीं एक्चुअली में। अपर बाउंड 2, 4 भी है इसके अंदर, एस डॉट फाइंड, क्या कुछ और प्रिंट हो रहा है क्या, -5 1 -5 0 2, तो ये देखो तुम्हें 4 आउटपुट दे रहा है। 4 क्या है, कई कंपाइलर्स में हो सकता है तुम्हें ये एरर दे, कई के अंदर ये तुम्हें एक एम्बिगस वैल्यू दे रहा है, मतलब उस सेट से बाहर निकल के किसी दूसरे एड्रेस पे एस डॉट एंड पे जा रहा है और वहाँ पे जो वैल्यू है वो तुम्हें रिटर्न कर रहा है। और एक्चुअली में ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर तुम्हें सेट के अंदर 2 नहीं है तो तुम्हें ऐसी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी, तुम्हें उस पर चेक लगाना है कि क्या वो पहले एस डॉट एंड है तो इसका मतलब 2 उसके अंदर है ही नहीं, और नहीं है तो अपन उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब ये देखो नॉट फाउंड आएगा। तो जब भी तुम अपर बाउंड लोअर बाउंड का यूज करो, ये कंडीशन लगाना तुम्हारे लिए मस्ट है। प्लस जब तुम ऊपर फाइंड का यूज कर रहे हो, किसी एस डॉट फाइंड 2 को यूज कर रहे हो और उसके बाद में उसको प्रिंट करा रहे हो, तो वहां पे भी तुम्हारा कंडीशन लगाना मस्ट है कि वो IT जो है वो एस डॉट एंड के इक्वल नहीं है। मतलब अगर वो तुम्हें मिलेगा, सेट के अंदर 2 होगा, एस डॉट फाइंड तुमने लगाया, तो वो तुम्हें उस आइटरेटर को रिटर्न कर देंगे। लेकिन मान लो 2 है नहीं सेट में, फिर तुमने एस डॉट फाइंड लगाया, तो वो तुम्हें एस डॉट एंड रिटर्न करेगा, और एस डॉट एंड को जब तुम प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो ऐसी कुछ एम्बिगस वैल्यू आएगी, जैसे अपने यहाँ पे 4 आ गई, जबकि 4 सेट में है ही नहीं। तो ये कंडीशन लगाना मस्ट है, एस डॉट फाइंड, एस डॉट अपर बाउंड और लोअर बाउंड के केस में। अच्छा, इतना समझ में आया जितना अभी तक अपन ने फंक्शंस देखे।
01 लिख दो चैट में एक बार, और किसी को किसी भी फंक्शन में कुछ डाउट हो रहा है तो पूछ भी लो। ठीक है, तो ओके, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को तुम सब एक बार पढ़ो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है क्वेश्चन में। हम्म, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं कि बेसिकली वेलेसी लाइक्स टू रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क, सो हाँ, तो इसमें क्या है कि एन तुम्हें गिवन है, एन तुम्हारे पास शॉप्स है, और उस शॉप्स पे कैंडीज की प्राइस है, कैंडीज या कोई आइटम की प्राइस है 3 रुपीज, इस पे है, इस पे तुम्हारे 10 रुपीज है, इस पे तुम्हारे 8 रुपीज है, इस पे 6 है, इस पे 11 है। और कोई बंदा है, उसके पास 4 दिन है, हर दिन में इतने इतने कॉइन्स या इतने इतने रुपीज उसके पास है। तो तुम्हें बताना है कि हर दिन वो इनमें से कितनी शॉप्स पे से कैंडीज खरीद सकता है। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। अगर मान लो ये तुम्हें है, इसको सबसे पहले तो मैं उसके अंदर कॉपी करता हूँ। हम्म, तो सबसे पहले दिन उसके पास 1 रुपया है, 1 रुपीज से वो इनमें से किसी भी दुकान पे कैंडी नहीं खरीद सकता, तो आउटपुट तुम्हारा आएगा 0। सेकेंड डे पे उसके पास 10 रुपीज है, 10 रुपीज से वो इनमें से 3, 8, 6 और 10 इन चारों दुकान से खरीद सकता है कैंडीज, और 11 से नहीं खरीद सकता, तो आउटपुट आया तुम्हारे 4 नंबर ऑफ शॉप्स। तीसरे दिन 3 है, 3 रुपीज से वो केवल एक दुकान पे खरीद सकता है, इस पे बाकी सारी वैल्यूज उससे बड़ी है, तो 1 इसका आउटपुट आएगा। और चौथे दिन 11 है, 11 में वो सारी दुकान से कैंडीज खरीद सकता है, तो इसका आउटपुट 5 आएगा। तो अब इसके अंदर क्या है, अगर अपन को सेट के बारे में पता नहीं होता तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अपन मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स तो ये है, इसको एक एरे में स्टोर कर लेते, या तुमने वेक्टर पढ़ लिया है अब तो इसको एक वेक्टर में स्टोर कर लेते। उसके बाद में जैसे ही तुम्हारी कोई क्वेरी आती जैसे 1, तुम उस वेक्टर में एक बार लूप से चलाते और पता करते कि कितनी वैल्यूज उस 1 से छोटी या इक्वल है, और ये पता करने के बाद तुम उसको प्रिंट करा करा देते। तो ये तुम्हारा ब्रूट फोर्स तरीका होता, और इसके अंदर तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती n इंटू क्यू। एन जो वेक्टर की साइज है, क्यू जो तुम्हारे जितनी तुम्हारी क्वायरीज दी है या जितने नंबर ऑफ डेज है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब देखो यहाँ पे अपन एक चीज यूज कर रहे हैं कि उससे छोटे या उस- अपन ने अपर बाउंड लोअर बाउंड में भी ऐसी कोई चीज यूज करी थी कि उसके इक्वल या उससे बड़ी। तो क्या मैं सेट का यूज करके यहाँ पे कर सकता हूँ इसको सिंपली सॉल्व। तो बिल्कुल इसको कर सकते हैं अपन सेट का यूज करके। तो ऊपर ऊपर से अप्रोच बताऊं तो ये है
कि सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स को अपन सेट में डाल देंगे, सेट में वो सॉर्टेड ऑर्डर में डले होंगे। जैसे अपने पास कोई क्वेरी आएगी, अपन उसका अपर बाउंड फाइंड करेंगे, मतलब 1 का अपर बाउंड। मान लो अपन ने सेट में इन सबको डाल दिया, तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कुछ इस प्रकार से होंगे, 3, 6, 8, 10 देन 11। क्वेरी आई 1, अपन क्या करेंगे, 1 का अपर बाउंड फाइंड करेंगे। 1 का अपर बाउंड तुम्हारे पास आएगा 3, और उस 3 को अपन एस डॉट बिगिन में से माइनस कर देंगे, जिससे अपन को उसकी लेंथ पता चल जाएगी कि उस 3 की लेंथ क्या है। तो 3 को जब एस डॉट बिगिन में से माइनस करेंगे, एस डॉट बिगिन खुद 3 है, और 3 को ही अपन उसमें से माइनस करेंगे, मतलब 3 वाला आइटरेटर को एस डॉट बिगिन में से अपन माइनस कर रहे हैं, तो तुम्हारा आंसर आएगा 0। तो तुम वहाँ पे प्रिंट करा दोगे 0। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे अगले दिन की तुम्हारी क्वेरी है 10, 10 का अपर बाउंड होगा तुम्हारे 11। 11 में से तुम माइनस करोगे एस डॉट बिगिन की पोजीशन, एस डॉट बिगिन की पोजीशन ये है। इसको तुम थोड़े से ऐसे इंडेक्स टाइप मान सकते हो, एस डॉट बिगिन और उसको, क्योंकि तुमने अभी वेक्टर पढ़ा है, तुम ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। तो 11 का इंडेक्स क्या है 4, और एस डॉट बिगिन है 3, उसका इंडेक्स है 0। जब तुम 4 को 0 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा 4, 4 ही इसका आंसर है। देन चलते हैं 3 पे। 3 का जब तुम अपर बाउंड फाइंड करोगे तो वो आएगा 6। 6 का आइटरेटर में से तुम माइनस करोगे एस डॉट बिगिन, मतलब 1 में से तुम 0 माइनस करोगे। प्रैक्टिकली ये इंडेक्स माइनस नहीं हो रहे, लेकिन अपन कुछ उस तरीके से समझ सकते हैं, ये आइटरेटर्स माइनस हो रहे हैं, तो उनके बीच की जो लेंथ है वो तुम्हें आउटपुट में आ जाएगी। तो जब 6 में से तुम ये 1 इंडेक्स में से 0 माइनस करोगे, तुम्हारा आएगा 1। देन आगे है 11। 11 का अपन अपर बाउंड फाइंड करोगे तो वो आएगा तुम्हें यहाँ पे एस डॉट एंड, जिसका अपन इंडेक्स मान सकते हैं थोड़ा सा 5। उसमें से माइनस करोगे जब तुम 3, तो 5 माइनस 0, इसका आउटपुट तुम्हारे आ जाएगा 5। तो बहुत सिंपल सा कोड होगा इसका लिखने का। सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं इसका अपन। इंट एन, एक वेक्टर डिक्लेयर करते हैं इंटीजर्स का ए, और उसके अंदर सारी इनपुट ले लेते हैं। एक इंटीजर इनपुट लेंगे और उसको फिर उस वेक्टर में पुश बैक कर देंगे। ए नहीं, नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ए नाम अपन ने उसको दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद अपन इनको सेट में डालेंगे। अब डायरेक्ट इसको वेक्टर में डाल के फिर सेट में डालने से बढ़िया अपन डायरेक्ट सेट ही डिक्लेयर कर दें और उसमें इसको डाल देते हैं डॉट इंसर्ट। मतलब मैंने सारे एलिमेंट्स ले लिए, उनको सेट में डाल दिया, और वो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज रहेंगे। आफ्टर दैट मैं इनपुट लूंगा क्वेरी का। यहाँ पे अपन ने एन का इनपुट नहीं लिया है। देन वाइल क्यू माइनस माइनस, हर टी को मैं इनपुट ले लूंगा, और उसके बाद में क्या करना था अपन को, उस टी का अपर बाउंड फाइंड करना था। उस अपर बाउंड में से माइनस करना था एस डॉट बिगिन को, जिससे उसकी लेंथ आ जाएगी, और उसको अपन को सिंपली प्रिंट करा देना था, मतलब सी आउट एस डॉट अपर बाउंड टी माइनस एस डॉट बिगिन हैंडल। कोई दिक्कत है इसमें? एस डिफाइन नहीं है क्योंकि अपन ने सेट का नाम ए रखा है। These operands, ओके। तो आई थिंक उसको अपन को एक आइटरेटर में पहले डालना पड़ेगा, डॉट बिगिन
क्या दिक्कत है भाई? उसको एक इंट में स्टोर करवाओ पहले। int I is equal to it minus a dot begin. No operand matches these operands. ऐसा क्यों? सेम ही तो लिखा है इसमें अपन ने, अपर डॉट। इसको एरर शो करना नहीं चाहिए, फिर भी एरर शो कर रहा है। भाई वो टाइप कन्वर्जन नहीं हो रहा ना, इसलिए। क्या भाई? अच्छा, नहीं, सॉरी। है ना, करना चाहिए आउटपुट शो। हाँ, एक्चुअली मैंने अच्छा इसको ये ऐसे, सेट है भाई। अरे ये सेट है, इसमें ना ऐसा नहीं होता है, ये वेक्टर जैसा काम नहीं करता है, इसमें इंडेक्स नहीं होता है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है ना, कि सेट को हम लोग इंटरनली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एक ट्री यूज करके करते हैं। ठीक है, तो ट्री में क्या होता है कि वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम लोग उसको एज एरे स्टोर नहीं करा सकते हैं, इसीलिए अच्छा हम अच्छा लोग अच्छा, उसका ठीक है ठीक है इंडेक्स ठीक है। नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये वाली ये कंसेप्ट गलत है कि अपन यहाँ पे इसको ऐसे माइनस नहीं कर सकते उसके आइटरेटर्स को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो इसमें अपन गलती क्या कर रहे थे कि सेट के अंदर ऐसे नहीं होता कि अपन ने उसका अपर बाउंड निकाला और उसके बाद में उसको अपन ने ए डॉट बिगिन में से माइनस कर दिया। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है। ये तुम माइनस ऐसे आइटरेटर्स को माइनस करने की कोशिश करोगे, तुम्हें एरर देगा। तो यहाँ पे सेट का यूज करने की बजाय जो अपन पहले कर रहे थे वेक्टर का यूज, वही करना है। इंस्टेड उस वेक्टर को अपन यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ए डॉट एंड, उसके बाद में ये फंक्शनैलिटी तुम यूज कर सकते हो। मतलब अगर वेक्टर्स के अंदर तुम ऐसे आइटरेटर्स को माइनस करके वो इंडेक्स वाली चीज जो मैंने तुम्हें ऊपर बताई थी वो अप्लाई तुम कर सकते हो, बट सेट में ऐसा नहीं होता। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये चीज अब माइंड से स्लिप हो जाती है। मेरे खुद के स्लिप हो गई, देखो इसको सबमिट करके देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो ये एक्सेप्ट हो गई है। बेसिकली जो अपन एरर कर रहे थे वो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। अपन सेट के अंदर जब आइटरेटर्स ऐसे कॉल कर रहे थे, अपर बाउंड लोअर बाउंड, उनको अपन ऐसे माइनस नहीं कर सकते ड्यू टू उनका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से होता है, जैसे मोहित ने बताया। पर अपन को अपर बाउंड और इन सबको यूज करना है, तो अपन वेक्टर के अंदर इनको यूज करके माइनस कर सकते हैं, जिससे अपन को उसकी लेंथ पता चल सकती है। तो समझ में आई ये वाली चीज? 01 लिख दो। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, बट आई थिंक ये तुम खुद ट्राई करना और अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अपन अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं मल्टी सेट पे। तो मल्टी सेट क्या होता है? मल्टी सेट सिंपली ये होता है जहाँ पे सेट में तुम्हारे पास दो प्रॉपर्टीज थी कि वो यूनिक रहेंगे और तुम्हारे सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे।
मल्टी सेट में फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो तुम्हारे यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकता, केवल यूनिक को स्टोर नहीं करता, वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी स्टोर कर लेता है। आई मीन जब तुम उसके अंदर 1 को 2 बार घुसाओगे तो एक्चुअली में सेट में 1 2 बार आ जाएगा, रहेगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही, लेकिन डुप्लीकेट एलिमेंट्स उसके अंदर रह सकते हैं। डिफाइन करने का वही तरीका है, बस सेट की जगह तुम्हें यहाँ पे मल्टी सेट लिखना होता है, आगे डाटा टाइप लिखना होता है और उसके बाद में उसका नाम लिखना होता है। और चलो तो बना के दिखा देते हैं एक सेट तुम्हें। तो मान लो इस सेट की जगह अगर मैं मल्टी सेट इसको डिक्लेयर कर दूं, इंसर्ट कर दूं यहाँ पे 1 8, हाँ तो 1 -5 0 1 एंड 6 यहाँ पे इंसर्टेड है, 1 यहाँ पे 2 बार इंसर्टेड है। तो अगर वो सेट होता तो 1 केवल एक बार इंसर्ट होता, दूसरी बार नहीं होता, लेकिन वो मल्टी सेट है तो उसका आउटपुट देखो, 1 यहाँ पे 2 बार इंसर्ट हो रहा है। तो मल्टी सेट का यूज तभी होता है जब तुम्हें डुप्लीकेट्स डाटा को इंसर्ट करना होता है, तब तुम मल्टी सेट को यूज करते हो। इंसर्शन का सेम टाइम होता है उसके अंदर लॉग एन। अब तुम्हें उसमें सर्च करना है तो वही फंक्शन है s.find और उसकी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर अपन को 1 सर्च करना है और मल्टी सेट में 3 4 1 है, तो उन 1 में से कौन से 1 का वो आइटरेटर रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर है कि जो फर्स्ट 1 आ रहा है उस सेट में उसका वो आइटरेटर रिटर्न करेगा। जैसे अपन को, जैसे इसका शॉर्टेड ऑर्डर क्या रहेगा, -6 -5 0 1 एंड देन 1। तो अगर मैं करूंगा s.find 1 और इसको एक आइटरेटर में स्टोर कर लूंगा, ऑटो it इज इक्वल टू दिस, देन इस पर भी मैं चेक नहीं लगा रहा कि s.find कि it s.end के इक्वल है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि 1 उसके अंदर है, वरना हमेशा तुम्हें चेक लगाना होता है पहले। एंड अब इसको प्रूव करने के लिए कि ये पहले वाले 1 को पॉइंट कर रहा है, दूसरे वाले को नहीं कर रहा, तो इसके अंदर मैं यूं कर सकता हूँ कि सी आउट मैंने किया स्टार IT, उसके बाद मैंने किया IT++ एंड देन सी आउट किया मैंने स्टार IT। तो ये भी 1 देना चाहिए एंड ये भी 1 देना चाहिए, और उसके बाद मैं वापस अगर प्लस करूंगा तो मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, इफ IT इक्वल टू s.end देन सी आउट रीच द एंड। तो ये देखो, ये पहले 1 दिया, मतलब पहले ये इस 1 पे पॉइंट करके रिटर्न किया, अपन ने IT को प्लस किया, वो इस 1 पे आ गया, आफ्टर दैट वापस प्लस जब अपन ने किया तो वो उसके s.end पे आ गया। तो ऐसे ही तुम्हारा वर्क करता है। अब मैं अगर यहाँ पे इरेज में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं s.erase के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो वो उस वैल्यूज की सारी अकरेंस को इरेज कर देगा। मान लो तुम्हारा सेट है जैसे ये -5 1 1 2 2 2 2 3 4 एंड मैंने रन कराया ऑपरेशन s.erase 2, तो इसके बाद ये 2 जितनी बार भी इसमें आ रहा है, जैसे इसमें 4 बार आ रहा है, तो वो 4 की 4 टाइम्स को इरेज कर देगा 2 को इस सेट में से, एंड देन तुम्हारा सेट फिर ये हो जाएगा। लेकिन तुम बोलो कि मुझे सारे 2s को इरेज नहीं करना, केवल एक 2 को इरेज करना है, तो इसके अंदर तुम क्या करोगे, सबसे पहले s.erase के अंदर तुम्हें उस 2 का आइटरेटर डालना होगा। मतलब अगर तुम यहाँ पे कोई आइटरेटर डालते हो तो वो स्पेसिफिक उस आइटरेटर को ही इरेज करेगा, वो उस आइटरेटर की वैल्यूज के सारे अकरेंस को इरेज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि मैंने सबसे पहले फाइंड किया s.find 2 को, उसके बाद ये चेक हमेशा लगाना होता है, फाइंड के बाद अपन ने लगा लिया, एंड देन अपन ने s.erase किया IT। इससे क्या हुआ, पहले तुम्हारा सेट था ये, उसके बाद तुम्हारा सेट होगा ये, मतलब इसमें से एक 2 स्टार्टिंग वाला इरेज हो जाएगा और बाकी सारे 2 तुम्हारे वैसे की वैसे रहेंगे। इरेज की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे अपन ने सेट में पढ़ा था वही होती है log n। आल्सो अब यहाँ पे अपर बाउंड और लोअर बाउंड भी तुम लगा सकते हो। कंडीशन क्या होगी कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड उनका जो रिजल्ट होगा उसके फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेंगे।
मान लो तुम्हारा ये सेट है 1 2 2 4 4 5 6, अगर तुम इसमें अपर बाउंड या लोअर बाउंड कुछ भी लगाओ तो इसको इस 4 को रिटर्न करना चाहिए, और 4 यहाँ पे 2 है, तो बाय कॉमन सेंस ये फर्स्ट इस 4 के आइटरेटर को रिटर्न करेगा। ठीक है, एक और फंक्शन होता है एस डॉट काउंट करके, इसके अंदर तुम जो वैल्यू डालोगे वो इसको काउंट कर लेगा कि वो वैल्यू कितनी है। अब अगर तुम इस फंक्शन का एस डॉट काउंट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम देखना चाहोगे तो ये होगी log n प्लस के। n क्या है तुम्हारा, कितने नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारा वो x आ रहा है। एक्चुअली में इसका तुम सोच भी सकते हो कि ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हुई। सबसे पहले वो क्या फाइंड आउट करेगा, उस सेट ऑफ x कहाँ पर है, वो वहां पे जाने के लिए log n टाइम लेगा। उसके बाद में वो हर आइटरेटर को प्लस प्लस करते हुए देखता जाएगा कि कितनी बार तुम्हारे वो x आ रहा है। तो अगर k टाइम्स तुम्हारे x आ रहा है तो वो k टाइम्स आइटरेटर को प्लस करके चेक करेगा, तो इसलिए ये k का फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एस डॉट काउंट वाले को अपन थोड़ा रन करके एक बार देख लेते हैं, ये अच्छा है थोड़ा सा। इसको कमेंट आउट करते हैं। एस डॉट काउंट अगर मैं यहाँ पे चलाऊं तुम्हारे 1, एस डॉट काउंट एस डॉट काउंट देन 0, प्रैक्टिकली तुम्हारे ये 2 और 1 रिटर्न करना चाहिए। तो हाँ, ये 2 और 1 रिटर्न कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स 1 एंड 0 आर अकरिंग। ठीक है, तो बेसिक सेट अपना यहाँ पे खत्म होता है। एक क्वेश्चन तुम्हें दिया है वो जरूर ट्राई करना होमवर्क में, वो अपर बाउंड लोअर बाउंड के कंसेप्ट पर ही है। अच्छा, तो अब बताओ किसी को कोई डाउट है जितना अपन ने पढ़ा है उसके अंदर। 0 1 लिख दो, अगर नहीं है तो 1, है तो 0। ठीक है, तो फिर आगे मैप पे बढ़ते हैं। मोहित, हाँ, आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ क्लियर है भाई। स्क्रीन शेयर करना विवांशु, हाइड कर, स्टॉप कर दे। कर दी। स्क्रीन विजिबल है ना विवांशु? नहीं भाई, एक मिनट। बस एक मिनट विवांशु। हाँ हाँ। Now it is visible, right? हाँ Okay. So let's start with map. तो अभी तुम लोगों ने सेट पढ़ा ना, ठीक है? तो मैप तुम समझ सकते हो कि सेट जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। मतलब मैप और सेट का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना, वो थोड़ा बहुत सेम रहता है, ठीक है? मैप में क्या होता है कि हम लोग ना चीजों को मैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि
ठीक है, अगर हम लोग मैप करें, फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहित है, ठीक है, तो मैं कुछ भी लेता हूँ नाम, ठीक है, मोहित, और मेरे को उसको कोई चीज से मैप करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटीजर से करते हैं, तो सपोज 2000, ठीक है, 2000 हो गया, जैसे विभांशु है, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ अभी, तो विभांशु हो गया, अभी मुझे उसको मैप करना है 3000 से, ठीक है, 3000, अवनी हो गई, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है ना, हमें बहुत सारा चीजों को मैप करना होता है, ठीक है, फॉर रेस्पेक्ट अवनी मैम, इसलिए मैंने पूरा नाम लिख दिया है, और किसी को अपना नाम तो नहीं लिखवाना है ना। 4000, ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली मैप में क्या करते हैं ना, एक ना की होता है, ठीक है, और एक वैल्यू होता है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर की को वैल्यू से ना मैप करते हैं, ठीक है, सिंपल मैप समझ में आ गया होगा सबको, राइट। अच्छा गाइस देखो, अगर थोड़ा इंटरेक्टिव नहीं रखोगे तो ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा ना तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। बिसाइड्स अगर तुम अटेंड कर रहे हो लाइव क्लासेस तो फिर कुछ बोलना तो बनता है, वरना फिर तुम लोग ऑफलाइन भी रिकॉर्डिंग भी देख ही सकते हो। हाँ या ना, कोई कुछ बोलना चाहता है? हेलो, अच्छा तुम लोग माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो क्या? विवांशु आवाज आ रही है ना? आ रही है भाई। क्या है ये? चाहिए भाई। ठीक है छोड़ो, फिर तुम लोग इंटरेक्ट नहीं करे तो कोई बात नहीं, डाउट होगा तो फिर समझ लेना, ठीक है, बता देना वहां पर ही मेरे को। तो मैप में हम लोग की वैल्यू पेयर स्टोर कराते हैं, ठीक है, सपोज हम लोग को इसको खुद से करना पड़ता, हमारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं होता मैप वगैरह, तो हम लोग इसको कैसे करते, काफी दिक्कत वाला बात हो जाता, राइट। हम लोग खुद से कैसे करेंगे, हम लोग एक साथ कैसे लेके आएंगे, तो इसको इम्प्लीमेंट करने का हम लोग ऑलरेडी एक तरीका पढ़े ना, पेयर पढ़े होगे ना तुम लोग? हाँ या ना बता दो, 01 लिख दो एक बार, पेयर पढ़े हो ना? ठीक है, तुम लोग पेयर पढ़े हो तो तुम्हें ये मालूम हो हम लोग कैसे इसको एक साथ ला सकते हैं, ठीक है। तो सपोज तुम्हें बहुत सारे चीजों को ऐसे एक साथ लाना है, और तुम्हें ना क्या करना है कि उनको एक्सेस भी बहुत जल्दी करना है। सपोज तुम बहुत सारे पेयर्स तो बना लेते हो, ठीक है, सपोज तुम्हें ऐसे बहुत सारे पेयर्स बना लिए, ठीक है, और तुम्हें कोई पेयर एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल तुम्हें ये 8 GFG3 वाला पेयर को एक्सेस करना है, तुम क्या करोगे, तुम एक एक करके आइटरेट करोगे, तुम फिर देखोगे कि कौन सा की 8 है, फिर वो वाला की में तुम लोग ये उसका वैल्यू देखोगे, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि तुम्हारा काफी टाइम लग जाएगा। तो इसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैप डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि ना जो तुम्हारे कीज होते हैं वो ना सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होते हैं सेट में, जैसे कि मैंने विवांशु सर ने बताया होगा कि इनका जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होता है ना वो ट्रीज के थ्रू होता है, ठीक है। तुम लोग आगे जाओगे तो तुम लोग पढ़ोगे ट्रीज वगैरह में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। रेड ब्लैक ट्रीज वगैरह तुम लोग सुनोगे, फिर बाइनरी सर्च ट्री सुनोगे, बैलेंस्ड BHT सुनोगे। तो इसको वैसे ही किसी डेटा स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उस डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि चीजें सॉर्टेड होती हैं और बहुत कम टाइम में, अबाउट लॉग एन टाइम में हम लोग रीच कर सकते हैं, ठीक है, ढूंढ सकते हैं चीजों को। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? मैप मैप और सेट सेम चीज, मेरी सेम टाइप की चीजें हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? 01 लिख दो एक बार। यस सर। कोई बोलते रहो ऐसे, तब सही रहेगा। ओके, तो
ठीक है, मैप में कीज विल बी यूनिक एंड सॉर्टेड। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, अगर हम एक चीज को मल्टीपल चीज के साथ मैप नहीं कर सकते ना। उसके बाद ठीक है, चलो डिक्लेरेशन देखते हैं इसका। तो सपोज सॉरी, मैप को कैसे करते हैं, मैप और ना सबसे पहले ना की का डेटा टाइप हम लोग डालते हैं। जैसे पेयर में हम लोग दो डेटा टाइप को डालते हैं ना। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरा कोई इंटीजर है, मेरे को उसको स्ट्रिंग के साथ मैप करना है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जो एग्जांपल लेना उसी से देखते हैं। हम लोग के पास एक स्ट्रिंग है, नाम है, ठीक है, और हम लोग को उसको कोई इंटीजर के साथ मैप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैप लिखते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारा की का डेटा टाइप, उसके बाद तुम्हारा वैल्यू का डेटा टाइप। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर में ऐसे स्टोर होता है और सॉर्टेड फॉर्म में रहता है। मैप का बस यही चीज है। हाँ, तो हम लोग को मैप में अगर सपोज ये करना है, ठीक है, सिंपल मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरा जो नाम है वो तुम्हारा 2000 के साथ ये मैप हो चुका है। ठीक है, अब विभांशु के लिए कर लेते हैं, सॉरी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है ना। हम लोग ये ब्रैकेट में की लिखते हैं, ठीक है, और उससे हम लोग वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये तो हो गया, हम लोग ना उस वैल्यू में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मैप कर रहे हैं अभी, और हम लोग को जब एक्सेस करना पड़ेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। टाइम ले रहा है ये। अच्छा, सेट क्लियर था ना तुम लोग को? यस सर। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना अभी, ठीक है, क्योंकि देखो अगर तुम लोग लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो उसका यही मतलब होता है कि तुम लोग डाउट पूछने के लिए आए हो, वरना फिर तो दिक्कत हो जाएगा। जो लाइव अटेंड नहीं करे, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनको भी उतना ही समझ में आएगा जितना तुम्हें समझ में आता है। तो इसलिए पूछते रहो क्या डाउट है, नहीं है। अरे यार, ये काफी टाइम ले रहा है। ओके, VS कोड को छोड़ो, हम लोग ना किसी ऑनलाइन कंपाइलर में करते हैं तब सही रहेगा। हेलो, अब नहीं क्लियर है ना? हाँ, ठीक है, हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर में करते, वो काम नहीं कर रहा है सही से।
जब तक कंपाइलर खुल रहा है हम लोग आगे का देखते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग सिंपल जो मेथड देखे थे ये वाला इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, देखो, ठीक है। हम लोग इसमें की वैल्यू पेयर इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इंट और इंट को हम लोग पेयर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वहां पर स्ट्रिंग और इंट को पेयर कर रहे थे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग लेना पड़ता है और यहाँ पर इंटीजर लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया है, ठीक है। और एक्सेस करने के लिए हम लोग ये मैप का नाम और फिर की ढालेंगे, तो फिर हम लोग उसका वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे। बस यही है, ठीक है। मैप में एक्चुअली देखो क्या होता है ना कि अगर तुम्हें मैप के बारे में पता नहीं हो तो कॉन्टेस्ट के वक्त काफी समय लग सकता है तुम्हें सोचने के लिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ के चलते हैं ताकि फिर दिक्कत ना हो कॉन्टेस्ट के वक्त। और मैप में हम लोग कुछ भी इंसर्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं या फिर हम लोग को अगर कुछ एक्सेस करते हैं तब सारा का टाइम लॉग इन होता है, ठीक है। क्योंकि देखो कहीं पर भी अगर सॉर्टेड वाला बात आ जाता है ना कि चीजें सॉर्टेड हैं और हमें कुछ एक्सेस करना है तो वो जनरली लॉग इन हो जाता है, ठीक है। बाइनरी सर्च जब तुम लोग आगे पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ में आएगा सब क्यों होता है, ठीक है। और तुम लोग बाइनरी सर्च ट्रीज वगैरह पढ़ोगे तो और भी चीजें क्लियर होती रहेंगी आगे, ठीक है। अभी बस ये जान के चलो कि ये तुम्हारा इंसर्शन और फिर रिट्रीवल या फिर डिलीशन सबका टाइम लॉग इन होता है। अच्छा, तुम्हें विभांशु सर ने आइटरेटर्स तो बता दिया होगा ना। डॉट बिगिन क्या करता है, जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होता है उसको पॉइंट करता हुआ एक आइटरेटर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मैप में मल्टीपल चीजें स्टोर करा दी होंगी। फॉर एग्जांपल ये एक पेयर है, ठीक है। फिर ये नीचे वाला एक पेयर है, फिर ये एक पेयर है, ठीक है। तो ये सब जो पेयर्स है ना, सपोज तो ये मैप में स्टोर कैसे होगा, देखो क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये अल्फाबेटिकल वाइज में की हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आएगा, अपनी पहले आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर मोहित, फिर विवांशु, ठीक है। तो ये मैप में ना ऐसे स्टोर होगा। सबसे पहले ये वाला सेट ये वाला पेयर स्टोर होगा, ठीक है। फिर ये वाला पेयर स्टोर होगा, फिर ये वाला पेयर स्टोर होगा, ठीक है। ओके, यस सर। हम लोग देख सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, ओके, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को नेम स्पेस और तुम्हें ये बिट स्लैश std++ ये तो पता ही होगा, ठीक है। पहले क्लास में बताया था, इसमें ही सारे सब कुछ स्टोर्ड होता है, ठीक है। मैं डायरेक्टली मैप यूज कर सकता हूँ। अच्छा, फिलहाल हम लोग स्ट्रिंग नहीं लेते, हम लोग इंटीजर और इंटीजर के बीच में मैप करा देते हैं, ठीक है। तुम लोग स्ट्रिंग और इंटीजर या फिर कोई भी दो डेटा स्ट्रक्चर को मैप करना। अच्छा, इसमें पता खास बात क्या है, एक फन फैक्ट बताता हूँ तुम लोग को। ये जो HTML हो रहा है ना, हम लोग क्या करते हैं इसमें कुछ एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर ना कुछ में की प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को डालते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर ऑफ इंट, वेक्टर एक डेटा स्ट्रक्चर है और इंटीजर भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम लोग वेक्टर के अंदर इंट को स्टोर करा रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब समझ लो सेट ऑफ इंट, सेट ऑफ स्ट्रिंग, बहुत सारी चीजें ऐसे होती है। पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, पेयर ऑफ स्ट्रिंग इंट, पेयर ऑफ इंट स्ट्रिंग, पेयर ऑफ वेक्टर वेक्टर, ऐसा बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। तो तुम लोग ना C++ टेम्पलेट्स जब तुम लोग बनाना सीखोगे तो तुम लोग देख सकते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेगा ना तो उसमें शायद सिखाते हैं वहां पर, ठीक है, टेम्पलेट्स। मतलब वो लोग उतना खास सिखाएंगे नहीं क्लास में, तुम लोग अगर खुद से देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा।
एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग ऐसा खुद से भी कर सकते हैं, मतलब अपने से एक कस्टम डेटा टाइप बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और अच्छा, तुम लोग को ये भी तो क्लियर होगा ना कि हर डेटा टाइप को हम लोग एक क्लास के जैसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 1 लिख दो, पता है ना तुम लोग को। ठीक है, तो हर डेटा टाइप क्या होता है ना, एक क्लास होता है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन सब चीजों में ना क्लास को पास करते हैं कि हम लोग जो डेटा स्टोर कराना चाहते हैं वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं, किस डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग इसके बारे में खुद से पढ़ना, तुम लोग को मजा आएगा, ठीक है। तुम लोग इसके बारे में और अच्छे से जान पाओगे। और डेवलपमेंट तो लोग कर ही रहे होंगे, तो तुम लोग को पता हो कंट्रोल क्लिक क्या करता है, ठीक है। तुम्हें डेफिनेशन के पास लेके चल जाता है, VS कोड में जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो VS कोड अगर कोई यूज कर रहा होगा ना, तो क्या करना कि सपोज मैप है, ठीक है, तो मैप को सेलेक्ट करना और ना कंट्रोल क्लिक दबाना, ठीक है। कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल ये कीबोर्ड का की है और क्लिक तुम माउस से करोगे, ठीक है। उसको करोगे ना अगर, तो तुम लोग क्या करोगे कि वो जो बना हुआ है ना मैप, किस फाइल में बना हुआ है वो फाइल खुल जाता है और तुम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, इन सब में अभी नहीं जाते हैं, अभी बस ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैप ऑफ इंट है, ठीक है। और हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग ना कोई भी, सपोज 1 है तो उसको हम लोग 2 के साथ कर रहे हैं, ठीक है। आई को हम लोग i+1 के साथ मैप कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अभी फॉर जस्ट एग्जांपल है ये, ठीक है। तो हम लोग इंसर्ट जो किए, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं या फिर mp.insert, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पेयर देना पड़ता है, 2,5 दे देते, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, अभी वो चिल है, उतना कुछ रूल वगैरह नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ मैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों तरीका हो गया वो हो गया इंसर्शन का, ठीक है। तो अब सपोज हमने कुछ एक्सट्रैक्ट करना, हम लोग कुछ देखना है कि मैप में क्या स्टोर्ड है, ठीक है। तो मैप ऑफ 2 में देखते हैं अभी क्या आया है, ठीक है। इसको रन करते हैं। अच्छा सॉरी, ठीक है। देखो 2 में 5 था, ठीक है, आ गया। चलो तुम्हें 1 में भी दिखा देते हैं, देखो 2 आना चाहिए, ठीक है। देखो 2 आ गया, ठीक है। तो हम लोग मैप को ऐसे सिंपल यूज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत लोगों को ना अभी लग रहा होगा कि क्यों करना है ये, तो विभांशु सर ने शायद पहले भी बता दिया होगा। कॉन्टेस्ट के वक्त तुम्हें इतना कुछ सोचने का वक्त नहीं मिलता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास शस्त्र नहीं होगे तो तुम लोग लड़ोगे कैसे, काफी दिक्कत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हार जाओगे, तुम लोग सीख जाओगे धीरे धीरे कैसे लड़ना है, लेकिन काफी दिक्कत होगा। इसीलिए आसानी के लिए हम लोग कभी भी अगर कभी वॉर में जाते तो शस्त्र लेके जाना पड़ता है, गन वन होना चाहिए यार, कैसे वरना लड़ोगे। तो ये वैसे ही चीजें हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, एल्गोरिदम्स हो गए, तो हम लोग को इन सबको सीखना पड़ेगा ताकि हम लोग एफिशिएंटली वहां पर परफॉर्म कर सके कॉन्टेस्ट वगैरह के वक्त, ठीक है। तो मैप क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैप हम लोग डिलीशन भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा चीज को निकालने की कोशिश करूं जो कि मैंने अब तक मैप किया ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल 7 7। हाँ। हम्म। सर द की कांट बी द एलिमेंट, नो, की एलिमेंट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। अच्छा एक एक बार फिर से तुम बताओ कि इसका मतलब क्या है। फैक्ट्स शूटर कौन है भाई? माइक ओपन करके बोल सकते हो। और एलिमेंट का मतलब तुम बोलना चाह रहे हो वैल्यू, राइट? यस सर। ओके, तो हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है।
तो सपोज मैं क्या करता हूँ, MP ऑफ कुछ भी एक नंबर बोल लो, सपोज 6, ठीक है, उसको मैं 1 लिख देता हूँ। तो अगर ये चल गया तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, फैक्ट शूटर करेक्ट है ना कि नहीं? ये चीज अगर चलिए तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा ना। देखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो जो अपना की होता है ना, वो एलिमेंट भी हो सकता है। एक्चुअली ये दोनों इंडिपेंडेंट चीज है, की और पेयर जो है वो कुछ भी हो सकता है। मैं बस ये बताने मांग रहा हूँ कि कोई एक की कोई एक वैल्यू के साथ ही पेयर हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग डिलीशन, वो क्लियर हो गया ना। 0 1 लिख दो सब। ये चीज समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अब हम लोग डिलीशन देखते हैं, ठीक है, जल्दी से। अच्छा ठीक है, हम लोग उस क्वेश्चन में थे कि क्या होगा अगर हम लोग कोई ऐसा चीज को एक्सेस करने की कोशिश करें जिसको हम लोग अब तक मैप नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल 7। तो क्या लगता है क्या आना चाहिए इसमें? देखो हम लोग 7 को किसी के भी साथ अब तक मैप नहीं किया हम लोग। देखते हैं क्या आता है, ठीक है, 0। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर है और इंटीजर का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है ना वो 0 होता है, ठीक है। हो सकता है स्ट्रिंग वगैरह के साथ तुम लोग को अलग आउटपुट मिल जाए, तो तुम लोग वो खुद से देखना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब डिलीशन देखना है अपने को। तो हम लोग को अभी डिलीशन देखना है, ठीक है। तो सिंपल कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, mp.erase और की का नाम देना है। फॉर एग्जांपल 6 है, 6 में देखो हम लोग 1 स्टोर करा है ना, हम लोग को बस यहाँ पर की लिखना होता है, ठीक है। की फॉर एग्जांपल अभी हम लोग के पास 6 है तो 6 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अगर हम लोग यहाँ पर अगर ये आउटपुट करते हैं तो 1 आएगा, लेकिन अगर हम लोग डिलीट करने के बाद आउटपुट करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, 1 और 0 आना चाहिए। देखो आ गया, ठीक है। नॉर्मल वैसे ही हम लोग कोई भी यहाँ पर की देंगे तो वो उस की के कोरेस्पॉन्डिंग की वैल्यू पे दोनों डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। अब डॉक में देखते हैं क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। सर्चिंग हम लोग को पता है कैसे सर्च करते हैं। अच्छा ठीक है, ये फाइंड वाला फंक्शन। अच्छा अगर हम लोग को ना सर्च करना है कि वो की प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर क्या किए, MP6 किए हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो की प्रेजेंट नहीं है, तो उसके हम लोग सर्च कैसे करते, पता कैसे लगा सकते हैं कि वो की प्रेजेंट है या नहीं? एक्चुअली बहुत बार ना हम लोग को क्या होता है कि कॉन्टेस्ट के वक्त क्वेश्चन में ना डिलीशन करना पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई चीज की एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग उसको डिलीट कैसे करेंगे? इसीलिए डिलीशन के पहले हम लोग को ना एक कंडीशन लगाना पड़ता है। इफ mp.find जो की है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल 6 है अभी, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू mp.end। ये बता रहा है कि हम कोई भी एक, अगर mp.find6 अगर कोई आइटरेटर को लेके आ जाता है, इसका मतलब 6 प्रेजेंट है। अगर कोई आइटरेटर को नहीं ला पाता है, वो एंड को पॉइंट करता है, इसका मतलब कि वो की एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, अगर की एग्जिस्ट करता है तो हम लोग ये प्रिंट कराएंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद हम लोग फिर से इस कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। देखो हम लोग क्या करें, सबसे पहले की है अपने पास, हम लोग चेक कर रहे हैं की है कि नहीं है, और फिर प्रिंट करा रहे हैं उस की वैल्यू पेयर को, ठीक है। फिर हम लोग की को डिलीट कर दी की वैल्यू पेयर। अब हम फिर से चेक कर रहे हैं कि वो 6 प्रेजेंट है कि नहीं। अगर 6 प्रेजेंट होगा तब प्रिंट कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। तो इसमें क्या आउटपुट आना चाहिए, सबको मालूम है, 1 आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अब क्या आता है।
अच्छा अपनी यहाँ पर नेटवर्क दिक्कत नहीं कर रहा है ना? हाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन देखो यहाँ पर ना वो आ जाएगा, ठीक है तुम्हारा। तो ठीक है, ये हो गया। डिलीशन देखो लॉग एन में हो जाएगा, ये भी मैं बता दिया हूँ। एक्चुअली मैप में सारा कुछ लॉग एन में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेन इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छा ये जो प्रॉब्लम है ना फ्रीक्वेंसी यूज करने वाला, हम लोग इसको आगे और एक चीज देखेंगे, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी पता लगाएंगे, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप, तो ये एक बहुत ही ज्यादा नया मेंबर है तुम लोग के लिए, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट नहीं पढ़े हो ना तुम लोग, मल्टी सेट पढ़ के छोड़ दिए होगे अभी, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ एक अनऑर्डर्ड जैसा भी कुछ चीज होता है, ठीक है। एक मिनट बस, एक मिनट टाइम दो। हेलो, ठीक है, तो हम लोग अनऑर्डर्ड मैप में आते हैं अब, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड मैप में क्या होता है ना कि वो सेम मैप है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ऑर्डर ऑफ 1 में होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, सब कुछ ऑर्डर ऑफ 1 में हो रहा है। इंसर्ट करोगे तो ऑर्डर ऑफ 1, डिलीट करोगे तो ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। किसी को फाइंड करना है तो ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। ये बहुत ही मैजिकल चीज है, ठीक है। हम लोग देखते हैं ये काम कैसे करता है। पहले जो भी सारे डेटा स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं, ठीक है। सेट हो गया, मल्टी सेट हो गया हमारा, फिर मैप हो गया, ये सब ना तुम्हारा ट्री डेटा स्ट्रक्चर से बन रहा था कुछ एक्चुअली, ठीक है। ट्री तो है ही, कुछ और भी उसमें है, बाइनरी, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री वगैरह, या फिर रेड ब्लैक ट्री वगैरह, उन सब से हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि एक बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट होता है हैशिंग का, ठीक है। हैशिंग भी एक टाइप का मैप बोल सकते हो तुम लोग। फॉर एग्जांपल हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो वेक्टर होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। इस सेल को हम लोग 0 इंडेक्स बताते हैं, इस सेल को हम लोग 1 इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे डॉट 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 करते हैं सारा, ठीक है। अब बात है, क्या हम लोग इसको एक टाइप का मैपिंग समझ सकते हैं क्या, एक टाइप का मैपिंग, या यू कह लो हैशिंग। एक्चुअली हैश मतलब क्या होता है ना कि हैश मतलब तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हें कुछ भी ना चीज दी गई होगी एक, ठीक है। तुम इसमें कुछ ऑपरेशन करके ना कोई एक यूनिक चीज बनाओ, ठीक है। कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है, और एक यूनिक चीज बना लो इससे, ठीक। कोई एक यूनिक चीज आई है, अब इस यूनिक चीज को हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यूनिक नंबर्स का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी अलग होगा, ये चीज तो पता होगा ना। फॉर एग्जांपल 1 और 2 दोनों अलग है, तो उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी अलग होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, 0 1 लिख दो एक बार, ठीक है। उतना कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। काफी इजी चीज मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो कोई भी यूनिक चीज है, हम लोग कोई यूनिक चीज बनाए, ठीक है। तो मेमोरी में क्या होता है ना कि हम लोग का जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है उसको हम लोग बिट्स, उसका जो एड्रेस होता है, अगर हमको इस पार्ट तक पहुंचना है तो मेरे को कुछ एड्रेस चाहिए होगा ना इस मेमोरी का, तो वो मेमोरी एड्रेस कुछ मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, 1010 के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग को ना कोई यूनिक वैल्यू मिल गया तो उसका कोई एक यूनिक एड्रेस मिल जाएगा हम लोग को, और उस एड्रेस में हम लोग उस की वैल्यू को ना, की वैल्यू नहीं, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं वैल्यू को स्टोर करा ले, ठीक है। हम लोग उस मेमोरी एड्रेस में कुछ वैल्यू को स्टोर कराए। हर एक जो तुम्हारा की होगा ना वो कोई एक यूनिक चीज से मैप हुआ होगा, तो क्या होगा कि उसका यूनिक एड्रेस बना होगा। तो अगर यूनिक एड्रेस बना तो उसका कोई यूनिक जगह होगा मेमोरी में,
ठीक है, हर एक की को हम लोग एक अलग से जगह से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, और अगर हमको कुछ बाइनरी चीज मिल गया यहाँ पर, ठीक है, 1010 के फॉर्म में एड्रेस मिल गया, तो तुरंत मैं जाके यहाँ से ले सकता हूँ। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बेसिक्स में जा रहा हूँ इसका। ठीक है, क्लियर है ना, मैं कि काफी मुश्किल चीज नहीं है ये। 01 लिख दो। मैं क्या करता हूँ, की को लेता हूँ, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, और एक तुम्हारा यूनिक चीज बनाता हूँ। ठीक है, और वो यूनिक चीज को अगर मैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास कुछ एड्रेस आएगा, और वही एड्रेस क्या होता है कि मेरा वैल्यू को स्टोर करता है उस की के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, बस यही चीज है। क्लियर है ना, 01 लिख दो, तब आगे बढ़ते हैं। नहीं क्लियर है तो मैं फिर से बताता हूँ एक बार। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना जो मेन यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है ना, वो लगता है कि इस ऑपरेशन में। ठीक है, तुम लोग जब अपना डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स लोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैशिंग वगैरह के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो अब ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ ना तुम्हें, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में क्या है कि अ, तुम्हें एक एरे ऑफ एलिमेंट्स दी गई है, n एलिमेंट्स है। ठीक है, उस एरे या फिर यू कह लो वेक्टर में। हाँ, और सारे एलिमेंट्स जो है ना, वो 1 से लेकर 5 तक की कोई एलिमेंट होगा, ये मैं बता दिया हूँ तुम लोग को। ठीक है, और क्या होता है कि तुम्हें उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, सारा का सारा एलिमेंट्स का। तो उस केस में तुम कैसे फाइंड कर सकते हो? कोई कोई सोल्यूशन देना चाहता है तो काफी आसान चीज है, कोई बोल ही सकता है इसमें। तुम्हें सबका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, सिंपल सा। कोई है बोलना चाहेगा अपना आंसर? ठीक है, कोई नहीं, सबको इंट्रोवर्ट है यहाँ पर, ये मान के चलते हैं। तो मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि 1 से लेकर 5 तक है, तो मैं एक वेक्टर बना सकता हूँ 5 साइज का, एक्चुअली 6 साइज का, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं अगर कोई भी एलिमेंट है सपोज 1, तो मैं 1 में ना इनिशियली वेक्टर में सारा एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ, 1 2 3, ये तुम्हारा 4th है, अच्छा सॉरी 3 है, ये 4th वाला है, ये 5th वाला है। ठीक है, सपोज 1 आया, इनिशियली सारा में 0 था। ठीक है, 1 आया तो यहाँ पर मैं 1 दे दिया, फिर से 1 आया तो मैं क्या किया कि इसको 2 कर दिया। ठीक है, अब सपोज 3 आया तो 3 में मैं 0 से 1 कर दिया। अब 4 आया तो मैं 4 को 1 कर दिया। अब 5 आया तो मैं इसको 1 कर दिया। फिर से 5 आया तो मैं इसको 2 कर दिया। अब फिर से 1 आया तो क्या किया कि मैं इसको +1 करके 3 कर दिया। ठीक है, ये 3 बन गया। अब ऐसे करके मैं पूरा वेक्टर में ट्रैवर्स करूंगा, और मैं इस वाले वेक्टर में क्या करूंगा कि फ्रीक्वेंसी स्टोर कराते जाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है ना, सिंपल सा हैशिंग चीज है ये। पहले ना मैं हैशिंग को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन फिर पता चला यार ये तो फुद्दू सा चीज है, इतना कुछ रखा नहीं है इसमें। ये चीज क्लियर हुआ ना कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता अगर मैं तुमको बोलता कि 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट नहीं है, 1 से लेकर 1 तक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उस केस में तुम लोग क्या करते हैं? अगर तुम उतना बड़ा वेक्टर बनाओगे तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा चल जाएगा। ठीक है, वो वर्थ इट नहीं होता है। ठीक है, और तुम्हारा स्पेस भी काफी वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना कि मैप वगैरह को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैप में क्या होगा कि तुम्हारा ये नॉर्मल हम लोग लॉग एन वगैरह में कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज क्लियर हो गया। ठीक है, मैप में स्टोर करा के हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर ना, मैप में स्टोर करा के कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैं मान के चलूँ कि सबको आता है। ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ सिंपल। हम लोग क्या करेंगे कि एक मैप बना लेंगे। ठीक है, मैप ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, जब भी मैं इंटीजर में आऊंगा तो मैं मैप ऑफ आई
प्लस प्लस करता जाऊंगा, ठीक है, मैप ऑफ आई प्लस प्लस करता जाऊंगा और फिर लास्ट में मैं मैप को अगर ट्रैवर्स कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैप ट्रैवर्सल एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो तुम्हें मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो सपोज ना हम लोग को मैप को ट्रैवर्स करना है, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, फॉर ऑटो आई एमपी, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर जो आई होता है ना वो पेयर होता है, ठीक है, ये एज अ पेयर स्टोर हो रहा है इसलिए, और वो जो पेयर होता है उसका फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है तुम्हारा की, उसके बाद जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है वो तुम्हारा होता है वैल्यू, ठीक है। तो मैं सिंपल तुम्हें प्रिंट करा के दिखा देता हूँ हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, आई डॉट फर्स्ट, ठीक है, मैं सिंपल की वैल्यू पेयर को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो 1 2 2 5 3 4 ऐसे हमने स्टोर कराया था, 1 2, एक्चुअली देखो हम लोग ऐसे स्टोर नहीं कराया था, 1 2 करवाया था, फिर 3 4 करवाया था, फिर 2 5 करवाया था, लेकिन ये चीज सॉर्टेड फॉर्म में आ गई है, ठीक है, एज सेट में जैसा होता है ये वैसे ही हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग मैप को ऐसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला भी हम लोग पार्ट देख ही लेते हैं। हम लोग एक इंटीजर लेंगे n, वो अपना वेक्टर बताएगा क्या होगा, मतलब वेक्टर का साइज बता रहा है, ठीक है। एक वेक्टर इनपुट लेते हैं, अब हमें क्या करना है कि सारा एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैप ऑफ इंट कमेंट बनाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, वेक्टर को ट्रैवर्स करता हूँ, ठीक है, और एमपी ऑफ आई प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इंटीजर है तो इनिशियल वैल्यू तो सबका 0 होगा और फिर धीरे धीरे करके वो चीज इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो अब जब मैं मैप को ट्रैवर्स करूंगा ना, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि तुम्हारा वो सी आउट मैं सारा एलिमेंट का कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देख सकता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले इनपुट मांग रहा है तो मैं 5 देता हूँ, 1 2 3 3 4 देता हूँ, ठीक है। ये देखो 1 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 का फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। ये चीज कैसे वर्क कर रहा है समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना हैशिंग वाला में क्या हो रहा है एक्चुअली, हम लोग का जो की होता है ना, वो की में हम लोग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ यूनिक चीज बनाते हैं, ठीक है। तो वो ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर तुम लोग अपना डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स लोगे तो उसमें तुम्हें पता चलेगा बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं सिंपल एक चीज बताता हूँ अभी तुम्हें, मॉडुलस लेके, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर से मॉडुलस करता हूँ, सपोज 5 है, ठीक है। तो 5 को अगर मैं 2 से मॉडुलस करूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूँ ना कि मैं नंबर्स को ऑड और इवन में वो करना चाहता हूँ, मतलब ऑड इवन अगर ऐसा नहीं बोले, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 1 ही 9 से मैं मॉडुलस कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें मैं स्टोर करा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। या कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, उससे मॉडुलस करते हैं और फिर स्टोर करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी वो ऑपरेशन करते हैं ना तो कुछ अपने को अलग सा नंबर मिलेगा, ये ओरिजिनल वाला है, ये क्या है, हैश वाला है, ठीक है। तो वो जो हैश वाला आता है उसको हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने को एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस में हम लोग का वैल्यू स्टोर्ड है, हम लोग जाके तुरंत वैल्यू ले लेंगे। और ये जो फंक्शन होता है इसको हम लोग को ऑर्डर ऑफ 1 में करना पड़ता है, ठीक है, तभी तो ये टोटल ऑर्डर ऑफ 1 होगा। वरना अगर मेरे को की कोई अगर चेंज करने में काफी टाइम लग गया तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। और तुम्हारा जो अनऑर्डर्ड मैप भी है ना वो भी सिंपल मैप के जैसे ही काम करता है, ठीक है। लेकिन देखो मैप के केस में ये चीज सॉर्टेड था ना, देखना अनऑर्डर्ड में सॉर्टेड नहीं होगा। अनऑर्डर्ड मैप को सिंपली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सारा कुछ अपना मैप जैसा ही है, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप में बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होता है,
ठीक है, तो 5 देते हैं, 1 2 3 3 4 था। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, तुम्हारा सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, ये अलग अलग फॉर्म में आया है। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया ये चीज क्लियर है ना? 0 1 लिख दो सर। सेट बना के के एस डॉट काउंट नहीं कर सकते, ठीक है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर से वो उसको ये ट्रावर्स करना पड़ेगा, राइट? अच्छा तुम मल्टी सेट का बात करोगे, क्योंकि सेट में तो सारा यूनिक ही होता है। ठीक है, तुम ट्राई करके देखना, तभी मैं श्योर हूं कि तुम्हें कुछ और चैलेंजेस भी आएंगे उस केस में। ठीक है, देखना एक बार। ठीक है, तो अब मैं अनऑर्डर्ड मैप से तुम लोग वाकिफ हो गए हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत मस्त चीज बताता हूँ अनऑर्डर्ड मैप के बारे में। भले ही सब कुछ तुम्हें ऑर्डर ऑफ 1 दिख रहा है, लेकिन ना हैशिंग में कोलिजन नाम का भी कोई चीज होता है। ठीक है, उस केस में क्या होता है ना कि तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 से हट के ऑर्डर ऑफ n चला जा सकता है। और कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बहुत बार हुआ है, पता? प्रांजल सर ने एक्चुअली नॉर्मल एरे यूज करके हैश किया था, तो उनका क्या हुआ कि चल गया कोड, और हम लोगों ने क्या किया था ना कि मैप यूज करके कर दिया था, एक्चुअली अनऑर्डर्ड मैप। और ना उस क्वेश्चन में एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कंस्ट्रेंट था, हम लोग कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से क्या होता कि हम लोग का सोल्यूशन टाइम लिमिट एक्सीड हो गया और प्रांजल सर का सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली अनऑर्डर्ड मैप कभी कभी धोखा दे देता है। ठीक है, इसीलिए ये सब जान के रखना। ठीक है, हैशिंग में क्या होता है ना कि ऐसा बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन अगर हम लोग हैश फंक्शन को ज्यादा स्ट्रांग नहीं करें तो दो डिफरेंट डिफरेंट कीज होगा ना। समझ लो कि की 1 है, ठीक है, और ये की नंबर 2 है, ये दोनों अलग अलग की है, लेकिन हम लोग जब इसको हैश करेंगे तो ना सेम हैश आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हो? मैंने क्या बोला कि यूनिक चीज आना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि यूनिक चीज नहीं आता है, तो क्या होता है ना कि उनको डिफरेंशिएट, अगर यूनिक चीज नहीं आया तो उनको सेम जगह में स्टोर कराना पड़ता है। ये सब कैसे होता है तुम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर क्लास करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, या फिर तुम लोग अभी भी जाके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्लास के बाद। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 से हट के ऑर्डर ऑफ n हो जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन, अच्छा ठीक है मेंशन्ड भी है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 से हट के ऑर्डर ऑफ n हो जाता है इन वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, तो काफी दिक्कत आ सकता है इसकी वजह से। ठीक है, हैशिंग तुम्हें बता दिया हूँ, हैशिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग, मॉडल्स लेके कर सकते हैं, या फिर कोई भी फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई नेम को हैश करना है। ठीक है, तो तुम नेम को कैसे हैश कर सकते हो, नेम से हटा के कोई नंबर बनाना है तो तुम नेम का सारा अल्फाबेट्स का एस की वैल्यू को ऐड करके कर सकते हो ये चीज। ठीक है, ये कर सकते हो, या फिर कोई भी और मेथड यूज कर सकते हो कि सिर्फ ऑड वाला प्लेसेस को लेके, ऑड प्लेसेस में जो भी कैरेक्टर्स है उनका एस्की को सम करना है, या फिर मॉडुलस 3 करके जो इंडेक्स आ रहा है उस वाले इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उसका एस की वैल्यूज को सम करके तुम्हें की बनाना है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा हैश फंक्शंस तुम लोग बना सकते हो खुद से। ठीक है, तो तुम लोग देखना, बाकी इसको एक्सप्लोर करना, इसमें और कुछ खास है नहीं। ठीक है, और मैंने बता दिया ये बहुत बार धोखा देता है। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप में वही सारा फंक्शन सेम एज मैप होता है। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप में धोखा मिल जाता है कभी कभी कॉन्टेस्ट में। ठीक है, टीएलई आ सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एन जा सकता है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के अनऑर्डर्ड मैप को यूज करना। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद अवनी मैम तुम्हें पढ़ाएगी अब। अवनी, अच्छा ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? क्लियर है ना जो भी पढ़ाया मैंने? ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो तुम लोग डीएम कर सकते हो। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहला क्लास में बोला था कि बहुत लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में क्लास नहीं करते, तो सेकेंड ईयर में क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस का थोड़ा दिक्कत आता है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अब तक तो हम लोग किए नहीं है, जिनको आगे निकलना था वो तो निकल चुके हैं, तो काफी दिक्कत होता है। इसलिए क्या करना कि
फर्स्ट ईयर में ही तुम लोग लीड ले लेना, बाकी सबसे तुम लोग आगे रहोगे तो मजा आएगा तुम लोग करने में, ठीक है। कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलोगे तो बहुत आगे हेल्प मिलेगा, ठीक है। और कोई ऐसा तो नहीं ना जिसका VS कोड डाउनलोड नहीं हुआ इसलिए वो छोड़ दिए हैं, ऐसा फ्रेंड से पूछ लेना, उनका भी हेल्प कर देना थोड़ा। ये IIT है, तुम लोग साथ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। कोई भी डाउट होने से मैसेज कर देना, ठीक है, टेलीग्राम पे। अब नहीं आगे करवा ले। हाँ ओके, सो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्टैक है। अब स्टैक में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को अलग अलग तरीके से अपने अंदाज में स्टोर करता है। तो स्टैक में भी एक अलग अपना अंदाज है कि डेटा कैसे स्टोर होगा। ओके, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट ये फॉलो करता है। अब अपन देखते हैं इसमें होता क्या है। ये जो तुम्हें फिगर दिख रहा है, इसमें तुम देखो नीचे वाला जो साइड है वो ब्लॉक्ड है, एंड जो ऊपर वाला है, एक सेकेंड, हाँ, तो ऊपर वाला जो है उससे हम इंसर्ट कर सकते हैं ऊपर ही, और रिमूव भी ऊपर से ही कर सकते हैं। ये जो साइड है ये ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो एक अपन जैसे बनाते हैं, ये एक कंटेनर है जैसे, इसमें अगर हमें 4 को इंसर्ट करना होगा तो हम सिर्फ ऊपर से ही इंसर्ट कर सकते हैं, नीचे से ये ब्लॉक्ड है। हम पहले 4 को इंसर्ट कर देंगे, देन जैसे हमें 3 को फिर इंसर्ट करना होगा तो हम ऊपर से ही कर सकते हैं वापस। तो हम जैसे 3 को भी करा, देन 5 को करा। अब अगर हमें रिमूव करना है एलिमेंट्स इस डेटा स्ट्रक्चर से, तो हम कहाँ से करेंगे, वो भी टॉप मोस्ट से ही करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से ये ब्लॉक्ड है। तो सबसे पहले 5 निकलेगा, देन फिर अपना 3 निकलेगा, और उसके बाद में 4 निकलेगा। ये समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसका नाम लास्ट स्टैक है, और लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में अंदर जाएगा सबसे पहले ही वो बाहर निकलेगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। इतना समझ में आया? थम्स अप कर दो, या 01 में भी बता सकते हो तुम। ओके, तो अब अपन देखते हैं सिंटैक्स स्टैक क्रिएट करने का। ठीक है, ओके। स्टैक क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है वो ऐसा है। स्टैक लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन डेटा टाइप, देन स्टैक का नेम, एंड सेमीकोलन। डेटा टाइप में हम बहुत सारे डेटा टाइप्स इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके अंदर भी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक वेक्टर और समथिंग। ओके, सो एक एग्जांपल में से मैं बताती हूँ। पहले से हमने इंट का एक स्टैक प्रिपेयर करा, st नाम दिया उसे। ओके, सो ये जो स्टैक है इसका नाम st है, और इसमें जो डेटा एलिमेंट्स जो स्टोर होंगे उनका डेटा टाइप इंटीजर होगा। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन int ओवर हियर। ओके,
सो अब सेकेंड थिंग ये है इसके फंक्शंस। अगर हमें उसमें इंसर्ट करना है स्टैक में या उससे बाहर निकालना है, साइज देखनी है या समथिंग एम्प्टी है या नहीं, ये सब चेक करना है, तो उसके जो अलग अलग फंक्शंस है वो क्या क्या है। सो सबसे पहले हमें अगर इंसर्ट करना है स्टैक में तो हम इसके लिए पुश यूज करते हैं। हमें 3 इंसर्ट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये इंट का स्टैक है सो मैं ऐसे 3 लिख रही हूँ यहाँ पर। अगर वो कैरेक्टर का स्टैक होता लाइक दिस, तो हम यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर को डाल देते हैं। ओके, सो ये तो इंसर्ट हो गया। अब हमें इससे बाहर निकालना है एलिमेंट्स। सेकेंड, तो हम उसमें पॉप का यूज करते हैं। तो पॉप क्या करता है, एलिमेंट्स को बाहर निकालता है। पहले मैंने जैसे 3 डाला, फिर मैंने 6 डाल दिया, देन उसके बाद मैंने 9 डाल दिया। तो हम अगर जब पॉप करेंगे तो कौन सा एलिमेंट बाहर निकलेगा? मैंने तुम्हें बताया था पॉप करने पर बेड हाँ 9 निकलेगा, क्योंकि हमने जो लास्ट में एलिमेंट डाला है वो बाहर निकलेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो होता है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे स्टैक में 3 और 6 बचेगा और 9 बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो सबसे लास्ट में गया था। अब थर्ड चीज जो है वो है, अगर हमें चेक करना है कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या फिर उसमें कुछ एलिमेंट्स है कि नहीं, तो वो कैसे होगा? तो वो इसकी हेल्प से होता है, st.empty। और ये जो है ये बाइनरी में वैल्यू देता है, 0 और 1 देगा। अगर एम्प्टी है तो ट्रू दे देगा 1 मतलब, एंड अगर फॉल्स है मतलब खाली है तो वो 0 दे देगा। ओके, पर इसमें चेक भी कर सकते हैं। Okay. ओके, ये चेक करता है। स्टैक इज नॉट एम्प्टी क्योंकि हमारा 3 और 6 स्टैक में प्रेजेंट था। फाइन। अब फोर्थ चीज जो है वो साइज है। हमें पता करना है कि स्टैक की साइज क्या है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? st.size के थ्रू। इसकी साइज अभी 2 है। ओके, सो अब ये देखते हैं। हम्म 2 आ गया क्योंकि 3 और 6 ही प्रेजेंट है जैसे। ओके, फिफ्थ चीज जो है वो टॉप है। हमें फाइंड आउट करना है टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक का। लाइक इसमें टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, कोई बता सकता है इस वाले स्टैक में? 6 सही 6 है। तो हमें अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो हम st.top का यूज करेंगे। ओके, हम्म
ये सब क्लियर है? कुछ डाउट है स्टैक में? ओके, तो अब जो नेक्स्ट अपना डेटा स्ट्रक्चर है वो क्यू है। क्यू जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, हमें मूवी टिकट्स बाय करना है तो हमें सबसे पहले लाइन में लगना पड़ेगा। जैसे बहुत भीड़ है सपोज, तो इसलिए लाइन में लगना पड़ रहा है हमें। तो जो लाइन है वो जो है हमारी, उसमें अपन सिर्फ पीछे से ही लग सकते हैं लाइन में, आगे जाके एकदम से मूवी टिकट नहीं ले सकते। सपोज ये लाइन है अपनी, यहाँ पे अपना टिकट काउंटर है। ओके, तो ये जो लाइन है इसमें हम एंटर सिर्फ यहाँ से ही कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे हम जब पहुंचेंगे तब हम टिकट जो है वो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से ही टिकट बाय करके इस लाइन से, लाइन क्या है बेसिकली क्यू, राइट? तो क्यू से हम बाहर निकल सकते हैं। तो क्यू इज दिस ओनली। तो जो सबसे पहले अंदर जाएगा क्यू के, सबसे पहले वही बाहर निकलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, मैं अगर लास्ट में गई हूँ तो जब तक ये जो शुरू वाले लोग हैं ये लोग नहीं चले जाते तब तक मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ। ठीक है, अब एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे क्यू में 3 4 1 2, ठीक है। अब हमें अगर क्यू में सबसे पहले एंटर होना है तो उसका एक ही रूट है, मतलब एक ही साइड से हम एंटर कर सकते हैं। 5 को मेरे को अगर एंट्री देना है तो 5 में यहाँ पे पुश करूंगी, राइट? और अगर 5 को बाहर निकालना है तो सबसे पहले 3 को निकालना पड़ेगा, देन 4 को, देन 1 को, देन 2 को, और फिर 5 जो है वो अपना बाहर आ पाएगा। ओके, ये क्लियर है कंसेप्ट? एक्सक्यूज मी। ओके, सो अब हम क्यू को कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप और फिर यहाँ पे क्यू का नेम। ओके, ये अपना सिंटेक्स है क्यू का, सिमिलर दैट ऑफ स्टैक। उसमें बस हमें स्टैक यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्यू यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देती हूँ। और ये जो है ये फॉलो करता है प्रिंसिपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो हम एक क्यू बनाएंगे, इंट की बना लेते हैं, क्यू नाम की। ओके, अब इसमें हमें वैल्यूज ऐड करनी है क्यू में, तो वो हम कैसे करते हैं? क्यू डॉट पुश 4 मैंने जैसे ऐड करा, तो क्यू में अभी 4 है, ठीक है। इसके बाद मैंने सपोज 5 1 ये सब ऐड कर दिया। तो अपना जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 4 है, देन 5 ऐड हुआ, देन 9, देन 1। ओके,
सो अगर हमें बाहर निकालना है तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट बाहर निकलेगा? 4 हाँ सही, 4 निकलेगा। ओके, और बाहर निकालने का इसमें भी पॉप है, और अंदर क्यू में ऐड करने के लिए एलिमेंट का पुश है। ओके, थर्ड है इसमें जो, जैसे हम यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट के लिए st.top कर रहे थे, तो इसमें फ्रंट एलिमेंट के लिए हम q.front करते हैं। इसमें दिखाती हूँ मैं तुम्हें। इसको मैं रन करके बताती हूँ। ओके, अपन ने एक पॉप कर दिया था तो 4 अपना क्यू के बाहर निकल गया। देन 5 था फ्रंट एलिमेंट, तो q.front करने से 5 हमें मिला। ओके, इसमें भी हम एम्प्टी है या नहीं चेक कर सकते हैं। q.empty के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि q उतनी एम्प्टी है या नहीं है। ओके, एक बार मैं तुम्हें एम्प्टी का भी बता देती हूँ। जैसे सिर्फ 4 है और देन अपन ने 4 पॉप कर दिया एलिमेंट। ओके, हाँ अब देखो, क्यू में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था तो q.front में हमें एम्बिगियस वैल्यू मिल गई। ठीक है, क्यू में कुछ भी नहीं था इसलिए, और यहाँ पे q इज एम्प्टी भी आ गया। ओके, ये क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, अब हमें साइज देखना है क्यू की, तो वो हम कैसे देखते हैं? q.size की हेल्प से। स्टैक में भी डॉट साइज यूज कर रहे थे, इसमें भी डॉट साइज यूज कर रहे हैं। अब इसमें साइज 0 है तो अपना 0 आना चाहिए। 0 आ गया। अब ये अपन कमेंट कर के, अब इसकी साइज जो है 3 है, तो ये 3 आ गया। ओके, तो ये बेसिक फंक्शंस थे क्यू के, और ये स्टैक के थे। इसमें बस प्रिंसिपल्स का ही फर्क है, बाकी दोनों डेटा स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है। ये फीफो फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और वो लीफो फॉलो करता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, मोहित हाँ तू प्रॉब्लम्स करवा रहा है? अच्छा एक सेकंड, डीक्यू भी है अभी, डीक्यू पढ़ा देती हूँ फिर सर्टिफिकेट। अच्छा DQ हाँ बोल। स्टार्टिंग में इतना नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। स्टैक क्यू का थोड़ा क्वेश्चंस करवाने के बाद DQ करवाएंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर तू करवा दो। मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन, एक मिनट मैं देख के नहीं रखा हूँ, एक मिनट मेरे को चेक करने दो। ठीक है, ओके। कुछ और तुम्हें डाउट्स हो तो पूछ लो। कितने लोग हैं यहाँ पर? सिर्फ 9 लोग हैं। तुम्हें सबको समझ में आ रहा है सब कुछ? अच्छा अब नहीं, मैं क्या बोलता हूँ ना कि क्लास को बंद कर दें, नेक्स्ट क्लास में ही करवा देंगे। ठीक है, फाइन। अच्छा ठीक है, जो लोग प्रेजेंट है और जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो ये बात सुन लो, ठीक है। जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बेनिफिट नहीं पूछोगे तो हो रहा कोई, है। हाँ भाई, कुछ फायदा नहीं हम्म। होगा। तो क्वेश्चन पूछो क्लास में। हम लोग अगर रिकॉर्डिंग रख रहे हैं ना, ठीक है, कहीं पर रिकॉर्डिंग है और कोई बाद में वो रिकॉर्डिंग सुनता है,
ठीक है, उन्हें तुम्हारी भी आवाज आनी चाहिए, तभी तो लगेगा कि तुम क्लास में थे, वरना तो फिर कुछ लगेगा ही नहीं उनको। तुम्हारा डाउट्स भी उनको पता चलना चाहिए, सबको को गेन होगा। तुम लोग डाउट्स तो पूछो, हो सकता है अभी टॉपिक इजी हो इसलिए तुम लोग को डाउट ना हो, ठीक है, लेकिन आगे अगर तुम लोग डाउट्स नहीं पूछोगे तो काफी दिक्कत हो सकती है तुम लोग को, ठीक है। और क्लास का आज स्ट्रेंथ काफी कम था, मेरे को नहीं पता क्यों। अगर ऐसे ही चलेगा तो हम लोग रिकॉर्डिंग देना बंद कर देंगे एकदम। हम लोग यहाँ पे पढ़ाने के लिए आ रहे, देखो हम लोग के पास भी उतना खाली समय नहीं है कि तुम लोग ऐसे ही फालतू का बात कर रहे, ठीक है। तो हम लोग अगर आ रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, तो तुम लोग को भी आना चाहिए। ऑफलाइन होने से अच्छा होता है, लेकिन ऑनलाइन है तो तुम लोग को भी थोड़ा करना पड़ेगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को बाद में। और जो एज वाला बात मैंने किया ना, अगर फर्स्ट ईयर में बहुत लोग नहीं करते और फिर सेकेंड ईयर में रोते रहते कि अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है, दिक्कत हो सकता है काफी। इसलिए अभी से अगर कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी बताओ यार, क्योंकि यहाँ पर एज अ ग्रुप तुम सक्सीड करोगे, ठीक है। कोई अकेला सक्सीड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन एज अ ग्रुप तुम लोग का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होगा सक्सीड करने का, ठीक है। चलो फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, और कुछ भी डाउट्स हो तो तुम टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप में पूछ ही सकते हो। या किसी ठीक को है। भी डीएम भी कर सकते हो, ठीक है, चिल है। हाँ, और क्वेश्चंस थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना जो जो डेटा स्ट्रक्चर्स तुम्हें पढ़ा दिए गए उसके तो कर ही लेना। ओके, ठीक है, बाय।